अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस जो कि स्टूडेंट्स मुझे सेंड कर रहे थे एमडी के एमसीक्यूज़ के हवाले से, बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस जो कि ख़ास टीजिंग और कंफ्यूजिंग किस्म के हैं। मैंने सोचा उन पे एक वीडियो बना के उन सारे सवालों के जवाब दे दूँ। तो उनमें से एक क्वेश्चन था प्लिंड्रामिक सीक्वेंस के हवाले से। स्टूडेंट्स, प्लिंड्रामिक सीक्वेंस बायोटेक्नोलॉजी में एक टर्म यूज़ होती है। प्लिंड्रामिक सीक्वेंस, nucleotide sequence that is identical to its complementary strand when each is read in the same chemical direction is called palindromic sequence। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूंगा palindromic sequence की। हमारे पास ये एक DNA स्ट्रैंड है जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम रन कर रहा है। दूसरा डेफिनेटली इसके एंटी पैरेलल होता है, तो वो 5 to 3 इस डायरेक्शन में होगा। एक तो आप ये ज़हन में रखें कि हम हमेशा रीडिंग जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम करते हैं किसी भी स्ट्रैंड की। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का, ये किस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, राइट, ये इस डायरेक्शन में है, और ये वाला जो है ये इस डायरेक्शन में है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जैसे हमारे पास डीएनए का स्ट्रैंड है, एक ऐसे डीएनए का एक स्ट्रैंड है, तो इसमें आप देखें, ये फ़र्ज़ करें मैंने 5 से 3 है, तो ये जो है ये 3 to 5 होगा। हम इसको कहते हैं कि ये ऐसे रन करता है और दूसरा जो है वो ऐसे रन करता है, यानी नीचे वाला 5 to 3 और ऊपर वाला भी 5 to 3, राइट। सॉरी, ये मैंने उल्ट कर दिया, यहाँ पर भी, राइट। तो ये अगर 5 to 3 है तो ये 5 to 3, ये क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ये भी एमसीक्यू आता है। अब अगर इसको देखें प्लिंड्रामिक सीक्वेंस, यहाँ पे गुआनिन है, यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे थाइमिन है और यहाँ पे साइटोसिन है। ये 5 to 3 डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो ये आएगा। अब इधर से अगर हम लिखेंगे तो ये गुआनिन, ये एडेनिन और ये थाइमिन और ये साइटोसिन, ये दोनों एक दूसरे के प्लिंड्रामिक सीक्वेंस है। हमें मालूम है कि इनकी बेस पेयरिंग स्पेसिफिक होती है, GC के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, A और T आपस में। तो ये जो है ये इस डायरेक्शन में जब पढ़ेंगे GATC, इस डायरेक्शन में पढ़ेंगे GATC। These two nucleotides are called as palindromic sequence of each other, nucleotide sequence that is identical to its complementary strand when each is read in the same chemical direction। Same chemical direction mean from 5 to 3 and from 5 to 3। ये तो हो गया जवाब प्लिंड्रामिक सीक्वेंस का। एक दूसरा क्वेश्चन है लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड। बच्चे ना बहुत ज़्यादा चीज़ को कंफ्यूज कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं आंसर कर दूं। बच्चों देखें, फ़र्ज़ करें ये एक डीएनए स्ट्रैंड है, ये दूसरा डीएनए स्ट्रैंड है, इस तरीके से इतना जो है वो ओपन है, राइट। ये फ़र्ज़ करें रन कर रहे 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और ये रन कर रहे 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये आप नोट करें ज़रा। अब कौन सा लीडिंग स्ट्रैंड होगा और कौन सा लैगिंग स्ट्रैंड होगा? ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ना, ये वाला लीडिंग होगा। रीज़न क्या है? डीएनए पॉलीमरेज 3 सिंथेसाइज न्यू डीएनए फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये जो न्यू सिंथेसाइज हो रहा है ना, वो 5 to 3 होगा। जाहिर है जो न्यू सिंथेसाइज हो रहा है वो पहले वाले के टेम्पलेट के एंटी पैरेलल होगा, तो न्यूली सिंथेसाइज 5 to 3 डायरेक्शन का सिंथेसाइज होता है, तो ये कंसिस्टेंटली होगा, ये कंटिन्यूसली होगा, तो ये लीडिंग स्ट्रैंड। अब ये जो है ना, जो नया बनेगा वो 5 to 3, ज़ाहिर है ये 3 to 5 है, तो वो 5 to 3 वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में बनेगा, वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में बनेगा, जिनको ओकाज़की फ्रैगमेंट्स हम कहेंगे। एक बच्चे ने शो किया बुक में से, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है डीएनए पॉलीमरेज और साथ में लाइगेज भी। जो ये ओकाज़की फ्रैगमेंट बनते जा रहे हैं, लाइगेज इनको जोड़ता जा रहा है। तो ये बच्चों जो टेम्पलेट स्ट्रैंड की अगर बात की जाए, जिस पे लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा वो होगा 3 to 5, और न्यूली सिंथेसाइज्ड। आपने याद रखना है, डीएनए पॉलीमराइजेशन हो, रेप्लिकेशन हो, ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसलेशन, ये हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड होती है। एक बच्चे का क्वेश्चन था, ये 5 के ऊपर या 3 के ऊपर जो प्राइम साइन है, इसका क्या मतलब है? तो बच्चों डीएनए आरएनए बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, उनमें 3 सब यूनिट्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। एक पेंटोस शुगर है, एक नाइट्रोजनस बेस है और एक फास्फेट ग्रुप है। ये जो हम प्राइम साइन डालते हैं ना, अब नाइट्रोजनस बेस में भी कार्बन है, पेंटोस शुगर में भी, तो प्राइम साइन का मतलब होता है वी आर टॉकिंग अबाउट द कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर, वी आर टॉकिंग अबाउट द कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। फॉर एग्जांपल, दिस इज पेंटोज शुगर, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। एट कार्बन 1 नाइट्रोजनस बेस इज अटैच्ड। वी नो नाइट्रोजनस बेस इज आइदर डबल रिंग्ड प्यूरिन और सिंगल रिंग्ड पायरिमिडीन, और यहाँ पे फास्फेट, इसकी भी कार्बन है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर वी पुट द साइन प्राइम, ये जो ऊपर साइन डालते हैं इसको प्राइम साइन कहते हैं। और एक क्वेश्चन था जी, इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा। हार्ट से नीचे जितने भी पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं उनसे ब्लड कलेक्ट करने वाली
वेन, बड़ी वेन इन्फीरियर वेना केवा, और हार्ट से ऊपर वाले हिस्सों से ब्लड कलेक्ट करने वाली सुपीरियर वेना केवा है। अब बच्चों ऑप्शन हैं जी, कौन सी इन्फीरियर वेना केवा में नहीं खुलेगी? एक है ईलियक वेन, वो टांगों से करती है तो खुलेगी। फिर ऑप्शन है रीनल वेन, वो किडनी से करती है, वो खुलेगी। फिर एक ऑप्शन है जी इसमें शायद हिपैटिक वेन, ज़ाहिर है वो लिवर से आती है, वो भी नीचे है तो वो भी खुलेगी। सब क्लेवियन वेन, वो जो कंधों से लाती है, वो इन्फीरियर वेना केवा में नहीं खुलेगी। तो इसका ऑप्शन वो आएगा कि इन्फीरियर वेना केवा में सब क्लेवियन वेन ओपन अप नहीं होगी। बच्चों का एक क्वेश्चन था, हिपैटिक पोर्टल वेन क्या होती है? हिपैटिक पोर्टल वेन बच्चों बेसिकली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से जो ब्लड आता है वो डायरेक्ट हार्ट में वापस नहीं आता, वो पहले लिवर में जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड का हिस्सा बने हैं, ग्लूकोज है, एमाइनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड, ग्लाइसोल, वो डायरेक्ट ब्लड में ही जाते, पहले उनको ले जाया जाता है लिवर में, ताकि वहाँ अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है, जैसे कोई फूड एडिटिव है, कोई पेस्टिसाइड है, कोई टॉक्सिन सब्सटेंस है, उसकी डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए तो वो पहले लिवर में लाया जाता है। लिवर में लाने के लिए ये जो वेन्स का निज़ाम है इसको हिपैटिक पोर्टल वेन कहा जाता है। एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन जो कि केमिस्ट्री में कहीं पे गिवन है, बच्चों ने बताया जी प्रोटीन्स जो हैं इन अगर 10,000 से ज़्यादा एमाइनो एसिड्स हों तो ये प्रोटीन है, और अगर 10,000 से लेस एमाइनो एसिड्स हों तो ये जनाब हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है। ऐसी कोई बात केमिस्ट्री में लिखी बच्चों, ऐसी हरगिज़ भी कोई बात नहीं है, ये गलत बात लिखी हुई है, आप नोट करें। इंसुलिन एक प्रोटीन है जिसमें जस्ट 51 एमाइनो एसिड्स हैं, राइट। इसी तरीके से हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है ऑक्सीजन कैरिंग जिसमें 574 एमाइनो एसिड्स हैं। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो इंसुलिन में दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, एक में 21 एमाइनो एसिड्स हैं और एक में 30 एमाइनो एसिड्स हैं। और हमें मालूम है कि हीमोग्लोबिन में 4 हैं, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। हर अल्फ़ा में 141 एमाइनो एसिड्स हैं, हर बीटा में 146 एमाइनो एसिड हैं। तो प्रोटीन में एमाइनो एसिड्स की तादाद 10,000 से ज़्यादा नहीं होती, ये डिपेंड करता है। और प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन में एमाइनो एसिड की तादाद कम ज़्यादा नहीं, किसी पॉलीपेप्टाइड में प्रोटीन से ज़्यादा हो सकती है। मिसाल के तौर पे आप देखें ना, इंसुलिन में कितने हैं टोटल 51 एमाइनो एसिड है, लेकिन यहाँ हीमोग्लोबिन में सिर्फ एक अल्फा चेन में 141 है, उससे ज़्यादा है। तो ये डिपेंड करता है फंक्शन पर। अगर कोई सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन फंक्शनल है, परफॉर्मिंग सम फंक्शन इन द बॉडी, दैट विल बी कॉल्ड एज प्रोटीन, राइट। 2 मिलकर पॉलीपेप्टाइड फंक्शन कर रही है तो वो एक प्रोटीन कहलाएगी। प्रोटीन इज़ अ फंक्शनल थिंग, पॉलीपेप्टाइड हैज़ नो फंक्शन इन द बॉडी, मीन्स अकेले वो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करती। बच्चों का एक क्वेश्चन था बुक में से मेंशन किया जी, स्पाइनल कार्ड के 2 फंक्शंस हैं, स्पाइनल कार्ड के 2 फंक्शंस हैं। और इसमें से एक सवाल उठाया बच्चे ने कि क्या स्पाइनल कार्ड में एसोसिएटिव न्यूरॉन नहीं होते। भाई एक तो लिखा हुआ है कि स्पाइनल कार्ड कंट्रोल्स द ग्रेट मैनी रिफ्लेक्सेस ऑफ द बॉडी। बच्चों बॉडी के जो रिफ्लेक्सेस हैं, जो रिफ्लेक्स सेक्शंस हैं, वो कंट्रोल करता है स्पाइनल कार्ड। सिर्फ जो आइज़ के रिफ्लेक्सेस हैं वो ब्रेन कंट्रोल करता है। तो ये तो एक बात होगी। दूसरा, स्पाइनल कार्ड ब्रेन और बॉडी के दरमियान रिले सेंटर का काम करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्पाइनल कार्ड CNS का हिस्सा नहीं है। रिले सेंटर का मतलब ये है कि ब्रेन और बॉडी को आपस में एसोसिएट करता है, आपस में जोड़ता है। क्योंकि ब्रेन से निकलने वाले क्रेनियल नर्व्स हमारी गर्दन से ऊपर रहते हैं, सिवाय एक क्रेनियल नर्व, वेगस नर्व विच इज़ क्रेनियल नर्व नंबर 10, उसके अलावा बाकी सारे ऊपर रहते हैं। ये जो वेगस नर्व है ये बाकी तमाम इंटरनल ऑर्गन्स को इनर्वेट करता है। तो अब जाहिर है लिम्ब्स हैं, जैसे टांगे हैं या बाजू है, इनसे ब्रेन का राब्ता जो है वो थ्रू स्पाइनल कार्ड कायम रहता है। तो स्पाइनल कार्ड भी एसोसिएटिव न्यूरॉन्स का बना हुआ है। एक बच्चे का क्वेश्चन था कि अगर नेफ्रॉन में से लूप ऑफ हेनले को तोड़ दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, तो जो बनेगा यूरिन वो डाइल्यूट होगा या कंसनट्रेटेड होगा। बच्चों वो डाइल्यूट होगा। क्यों? हमें मालूम है कि नेफ्रॉन की 2 टाइप्स हैं, एक कार्टिकल नेफ्रॉन है और एक जक्स्टामेडुलरी है। जक्स्टामेडुलरी में लूप ऑफ हेनले लंबा होता है डीप डाउन इनटू द मेडुला, और इसके इर्द गिर्द वेजर एक्टा भी प्रेजेंट होती है, और यहाँ से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट्स एंड वाटर हो जाती है। हमें मालूम है कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से सोडियम आइंस रीअब्जॉर्ब होते हैं, और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के अंदर एक्वापोरेंस हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं, चैनल प्रोटीन्स, जहाँ से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट्स ड्यू टू विच रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है, जिसको काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहते हैं। और ये अगर ना हो तो कंसनट्रेटेड यूरिन नहीं बनता, बल्कि डाइल्यूट यूरिन बनता है। एक बच्चे का क्वेश्चन था कि एक बंदे को टेटनस है और टेटनस की वैक्सीनेशन करवाई, ये कौन सी वैक्सीनेशन है? ये आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी की टाइप है। आप समझ लें, एक्टिव इम्यूनिटी में हम एंटीजेंस देते हैं, जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो केयर है, और पैसिव इम्यूनिटी क्योर है, इलाज है, राइट। तो
हमने एंटीबॉडीज़ देनी है। जब इन्फेक्शन हो चुका है एक्टिव, अब आप उसको पैसिव इम्यूनिटी देंगे। अब उसको आप एंटीजेंस नहीं देंगे, एंटीजेंस ऑलरेडी बॉडी के अंदर जा चुकी हैं, अब आप उसे एंटीबॉडीज़ देंगे। ये दो तरह की आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, जिसमें हम टेटनस है, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस है, स्नेक बाइट वेनम है, तो ये पैसिवली एंटीबॉडीज़ दी जाती हैं ताकि बॉडी उनको कंट्रोल कर लें। और ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं, ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है। दूसरी नेचुरल जो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है वो क्लोस्ट्रम, जो कि माँ का पहला दूध होता है, क्लोस्ट्रम उसे कहते हैं, उससे मिलती है, राइट। उसके अंदर एंटीबॉडीज। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डिफरेंट ट्रेट्स जो हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। जैसे स्किन कलर का ट्रेट हाइट के ट्रेट से डिफरेंटली असॉर्ट होता है। इसी तरीके से स्पीकिंग का जो ट्रेट है, जो जीन्स हैं, वो इंटेलिजेंस की जीन से इंडिपेंडेंट है, इसको इंडिपेंडेंट, यानी फ्रीडम ऑफ ट्रेट्स इसका ऑप्शन है। फ्रीडम ऑफ ट्रेट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, राइट। उसके बाद ये बात है PBR 3, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों ने। PBR जो कि एक प्लाज्मिड है, PBR 322, ये लिखा हुआ है हमारी बुक में कि एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों के लिए ये रेजिस्टेंट जीन रखता है। हमने PBR 322 में कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड किया। हम देखना चाह रहे हैं कि PBR 322 बैक्टीरिया में लगा है कि नहीं। उन बैक्टीरिया के ऊपर एम्पिसिलिन अप्लाई करें, अगर वो बच गया तो इसका मतलब PBR 322 उनमें इंसल्ट हो चुका है। अगर वो डेड हो गया तो इसका मतलब उसमें PBR 322 ऐड नहीं हुआ, क्योंकि PBR 322 में जीन्स हैं जो एम्पिसिलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर लेती हैं और एम्पिसिलिन उसके ऊपर अटैक नहीं करती है। फिर एक बच्चों का क्वेश्चन था जी, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स, ये आई शेप्ड होते हैं। जैसे बच्चों एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक दोनों जो हैं ये आई शेप्ड होते हैं। एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक, दीज बोथ आर आई शेप। जब ये एनाफेज में साठ होते हैं तो ये आई शेप होते हैं, ठीक है जी। फिर एक क्वेश्चन था प्राइमरी प्रोटीन कौन सा काम नहीं करती? नंबर 1 नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, साइज ऑफ प्रोटीन एंड शेप ऑफ प्रोटीन। बच्चों शेप ऑफ प्रोटीन नहीं बताती, ये अमाइनो एसिड की तादाद भी बताती है, ये अमाइनो एसिड का सीक्वेंस भी बताती है। इसके अलावा ये जब ज़ाहिर है अमाइनो एसिड की तादाद बता दी, नंबर बता दिया, तो साइज़ भी पता चल गया। इसने बताया हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर ने कि इंसुलिन में 51 अमाइनो एसिड है, और इसने हमें बताया कि हीमोग्लोबिन में 574, तो पता चल गया हीमोग्लोबिन बड़ी है साइज़ में क्योंकि उसमें ज़्यादा अमाइनो एसिड है और इंसुलिन छोटी है। ये शेप नहीं बताती, शेप जो है वो टर्शरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बताता है। स्टूडेंट्स ये थे कुछ MCQs जो हमने डिस्कस किए। हमारे बच्चों के क्वेश्चन से एक चीज़ और मेरे ज़हन में आ गई जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही थी। बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस के हवाले से बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, आप क्लियर करें जी। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, एक होता है स्पर्म मदर सेल, स्पर्म मदर सेल, सेम टर्म यूज़ की जाती है एग मदर सेल, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम, राइट। ये डिप्लाइड होता है, ये स्पेसिफाई होके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। स्टूडेंट्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लाइड है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होती है मियोसिस 1, ये क्लियर कर लें आप, और इसके नतीजे में जो बनता है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, दोनों हैप्लाइड हो जाएंगे क्योंकि हमें मालूम है कि मियोसिस 1 रिडक्शन डिवीजन है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 2 होगी क्योंकि ये हैप्लाइड हो चुके हैं, अब होगी मियोसिस 2। मियोसिस 2 के नतीजे में क्या बनेगा? मियोसिस 2 होगी और मियोसिस 2 के नतीजे में स्पर्मेटिड बनेगा। बच्चों स्पर्मेटिड बन चुका है, स्पर्मेटिड हैप्लाइड है या डिप्लाइड है? अब जाहिर है मियोसिस 1 हो चुकी है तो ये सारे हैप्लाइड हैं, ये भी हैप्लाइड और ये भी हैप्लाइड। अब स्पर्मेटिड होगा डिफरेंशिएट, ये स्पेसिफाइड हो जाएगा, इसकी स्पेशलाइजेशन हो जाएगी। स्पर्म के आगे एक हेड बनेगा एक्रोसोम और पीछे लगेगी टेल, जिसकी वजह से ये मोटाइल और मोबाइल हो जाएगा, ये मूव करना शुरू कर देगा और इसको कहेंगे स्पर्मेटोजोआ। जोआ का मतलब एनिमल, और एनिमल्स का खासा होता है कि वो मूव करते हैं। जब ये मोबाइल हो गया, और मोबाइल तब होगा जब इसकी टेल बन जाएगी, टेल एक तरह का फ्लेजेलम है जो इसको मूव करवाता है, तो ये बन जाएगा स्पर्मेटोजोआ। बच्चों ये आपने सीक्वेंस याद रखना है, तो आपको कोई भी MCQ आएगा तो आप क्लियर कर लेंगे। मैं ज़रा ओवोजेनेसिस को यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ।
एग मदर सेल जिसको ओवोगोनियम कहते हैं, सेम इसी तरीके से उससे बनता है प्राइमरी ओवोसाइट, डिप्लॉइड होता है, उसमें होती है मियोसिस 1 जिसके नतीजे में सेकेंडरी ओवोसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी बनते हैं। फिर जो सेकेंडरी ओवोसाइट बना है उसमें होगी मियोसिस 2 जिसके नतीजे में ओवम और सेकंड पोलर बॉडी बनते हैं। ठीक है, ये पोलर बॉडीज़ ख़त्म हो जाती हैं, डिजेनरेट हो जाती हैं और जो सेकेंडरी ओवोसाइट है वो फिर फर्दर उसकी रिलीज़ हो जाती है। एक क्वेश्चन और बच्चों ने क्वेश्चन किया था, बच्चों एक फ़ीमेल बेबी जो है ना, जो अभी मदर के पेट में है, उसके अंदर ज़िंदगी में जितने भी एग बनने हैं वो सारे के सारे सब के अंदर मियोसिस 1 स्टार्ट होती है और प्रोफेज़ 1 के ऊपर आके अरेस्ट हो जाती है, रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। इसको मियोटिक अरेस्ट कहते हैं। ये अरेस्ट रहता है 12 साल की एज, जब एक फ़ीमेल एडल्ट होती है तो उसमें जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होती है तो एक एग सेल उस मियोटिक अरेस्ट से छूटता है और उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। फिर ये मेटाफेज़ 2 पे जाके दोबारा अरेस्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं मेटाफेज़ अरेस्ट। और मेटाफेज़ 2 पे ही होता है जब ये ओव्यूलेशन होती है, रिलीज़ हो जाता है, ये ओविडक्ट में आ जाता है, वेट करता है फर्टिलाइजेशन का। अगर ये फर्टिलाइज हो तो इसकी मेटाफेज़ 2 और एनाफेज़ 2 टेलोफेज़ 2 आएगी और ये कंप्लीट करेगा और उसके बाद जो स्पर्म न्यूक्लियस है इसके साथ आके फ्यूज़ करेगा। अगर फीमेल मैरिड नहीं है, स्पर्म नहीं आएगा तो इसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, तो इसकी मियोसिस 2 कंप्लीट ही नहीं होगी, ऐसे ये एबॉर्ट कर जाएगा, ये बॉडी से रिलीज़ हो जाएगा। एक और बात, मेल में ये साइक्लिक एक्टिविटी नहीं है, मेल के अंदर डेली बेसिस पे फ्रेश क्रॉप ऑफ अबव देन 20 मिलियन स्पर्म्स बनते हैं, यानी एक इजैकुलेशन में मोर देन 20 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, जबकि फीमेल में एक मंथ में एक एग डेवलप होता है। मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे इंटरेस्टिंग बता दूँ कि फ़ीमेल की एज का पैदा होने वाले बच्चे की मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है। यानी माँ की एज अगर ज़्यादा है तो बच्चा थोड़ा डिसेबल पैदा हो सकता है। इसकी रीज़न ये है कि मदर की एज जो बढ़ती चली जाती है, वो जो एग सेल अरेस्ट में है, जो कि मियोटिक अरेस्ट में है, उसको ज़्यादा देर गुजरती चली जाती है और उसके अंदर क्रोमोसोमल एब्रेशंस पैदा होना, उसके अंदर म्यूटेशंस आना शुरू हो जाते हैं। बच्चों का एक क्वेश्चन और था, मुझे बार बार क्वेश्चंस याद आ रहे हैं। एक क्वेश्चन था कि कौन सी चीज़ जो है वो एवोल्यूशन काज नहीं करती। तो बच्चों इसमें ऑप्शन थे म्यूटेशन है, रैंडम फर्टिलाइजेशन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है और माइग्रेशन है। तो इसका जवाब है रैंडम फर्टिलाइजेशन। अगर रैंडम फर्टिलाइजेशन होती रहे, रैंडम मेटिंग होती रहे तो एवोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन हो तो उससे एवोल्यूशन होता है या आर्टिफिशियल सिलेक्शन। जेनेटिक ड्रिफ्ट से भी होता है, म्यूटेशन से भी एवोल्यूशन होता है, सिर्फ रैंडम फर्टिलाइजेशन से नहीं होता। ये थे कुछ एमसीक्यूज़, रोज़ के जो एमसीक्यूज़ आएंगे वो मैं बनाता रहूँगा। आप बच्चों ने इस शॉर्ट सी वीडियो को देख लेना ताकि आपके ये जो टीजिंग एमसीक्यूज़ हैं बायोलॉजी के, ये क्लियर होते रहें। अगर आपको ये हमारा काम पसंद आया हो तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने जो आपके कज़न्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी बता दें कि ये बायोलॉजी, केमिस्ट्री, MD-CAT तमाम एग्ज़ाम्स न्यूज़ के हवाले से ये पेट और बेहतरीन एक चैनल है, इसको वो सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह ताला हम आपके लिए पेट और ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन और नॉलेज लेके आते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।